ये जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। समान प्रक्रियाएं चल रही थी, इसका मतलब हुआ कि जैसे इटली की एकीकरण के लिए इटली में विरोध चल रहा था, ठीक है, ऐसे ही जर्मनी में भी विरोध चल रहा था। अतः दोनों देश का एकीकरण लगभग लगभग समझिए कि साथ साथ ही हुआ था, ठीक है। तो जर्मन मध्यकाल के में लगभग जर्मनी मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी में सारलमा के नेतृत्व में, देखिए इस नाम को याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सारलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग आते आते ही जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य हो गया था, जिसमें लगभग लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे जर्मनी में। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थीं। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य भी था और अपना प्रभाव बनाए हुए था। किस पर? जर्मनी के ऊपर। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि कैथोलिक का जो प्रतिनिधि सभा होता था उसको क्या कहते थे? डायट कहते थे, ठीक है। परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का बहुत ज्यादा क्या था? अभाव था। मतलब इस डायट सभा में राष्ट्रवाद की भावना लगभग नहीं थी, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष में नहीं था। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, ठीक है। और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। देखिए ई नेता का नाम हुआ, हीगेल, कांट जो है, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीम, ये सब नेता का नाम हुआ जो उस समय में जर्मन में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दे रहा था, लोगों में राष्ट्रवादी भावना को जगा रहा था। हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। तथा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफी प्रभावित था, ठीक है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? प्रसा का चांसलर था। या बिस्मार्क कौन था? तो आप कह सकते हैं प्रसा का चांसलर था, ठीक है। चांसलर बिस्मार्क जो है वह हीगेल, ठीक है, हीगेल के विचारों से काफी अधिक प्रभावित था। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की, मतलब ये कवि था। अंडर्ट कौन था? हाँ, कविताओं के माध्यम से राष्ट्रवाद फैला रहा है, तो कवि हुआ, ठीक है ना। हर्डेनवर्ग तथा नोवोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं की जीवन चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार जब अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हो गया था। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी बहुत योगदान। शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेल्स नामक सभा स्थापित की। वाइबर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। वाइबर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इस परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया।
जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। अब आपको ये ऑब्जेक्टिव आता है कि जालबेरिन क्या था। तो जालबेरिन जो है यह व्यापारियों की एक संस्था थी। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवाद अभी तक संगठित नहीं हुआ था। ठीक है, फ्रांस के 1830 ईस्वी की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा तो जरूर दी। ठीक है, सैक्सनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रस्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसको क्या किया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर से भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिच के युग का भी अंत कर दिया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान गोगेर्न के नेतृत्व में मार्च 1848 को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको आएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जो है वह जर्मन राष्ट्र का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजतत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक ये बड़ा ही निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का शासक था। इसने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के प्रस्ताव के विरोध में थे। इस विरोध में एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। प्रसा यह चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। ठीक है, विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हो गए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ये पहले भी चांसलर था और जब खुद बना ये मतलब विलियम फ्रेडरिक जब बढ़ गया, उसका भाई विलियम जब बना तो उसने भी अपना चांसलर इसी को नियुक्त किया। ठीक है, ये आपका पृष्ठभूमि था। ये जो पढ़ रहे थे ये क्या था? अभी पृष्ठभूमि। ठीक है, ये क्या था? पृष्ठभूमि। ठीक, पृष्ठभूमि का मतलब हुआ कि कैसे कैसे करके जर्मनी का एकीकरण जो है वह होना शुरू हुआ। उसके पहले क्या सब हुआ, उसके पहले क्या सब हुआ, उसके पहले हम लोगों ने ये देखा, उसके पहले हम लोगों ने यह देखा कि कौन हो गया था रे, एक घंटा से ज्यादा लेट हाँ हाँ हाँ, तो दूसरा काम कर लो, दूसरा काम कर लो। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ, है ना, कैसे शुरू हुआ। ठीक, इसमें कुछ बात ध्यान में सामने आया। एक कि वहां के कुछ लोग थे जिन्होंने इसके लिए काफी मेहनत किया। उसमें हिगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट और जैकब, इसको हम लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, हिगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब। हम्बोल्ट, उसके बाद अंडर्ट और जैकब।
देखिए इन चारों ने क्या किया, इन्होंने अपने अपने तरीके से, इन्होंने अपने 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 तरीके से क्या किया, राष्ट्रवाद फैलाया। ठीक है, राष्ट्रवाद को मजबूत किया अपने अपने तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इसने भी हवा जरूर दिया था। हवा देना मतलब थोड़ा इससे प्रेरित होकर के लोग राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रवादी होने लगे। ठीक है, उसके बाद 1848 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ठीक है, उसने भी काफी अधिक क्या किया, राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया, राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया। ठीक है, उसके बाद व्यापारियों की एक संघ बनाई गई, व्यापारियों की एक संघ बनाई गई, इस जो जिसको जालवेरी कहा गया। ठीक है, और जिसको जालवेरिन कहा गया। ठीक है, और इसने भी जर्मनीय क्षेत्र में क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को, कहने का मतलब यह हुआ कि इसने भी राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या किया, राष्ट्रवाद को मजबूत किया इसने। ठीक है, राष्ट्रवाद को इसने भी क्या किया, मजबूत किया। लेकिन हर प्रयास को जो है ऑस्ट्रिया जो है वह दबा देता था। हालांकि 1848 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी, इसमें ऑस्ट्रिया का जो था वो मेटरनिक, ठीक है, उसको भागना पड़ गया था इंग्लैंड, है ना। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क जो कि जर्मन डायट में प्रथा का प्रतिनिधित्व करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद, क्या कहते थे जर्मन संसद को, डायट, जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय दे रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। तो यह एकीकरण जर्मनी का करना चाहता था, लेकिन ये भी निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन करता था। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। ठीक है, कि था राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन करता था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वह कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो और चाहे वह उदारवादी राष्ट्रवादी, जो भी राष्ट्रवादी था वो इसको अपना समर्थक समझता था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है कि रक्त और लौह की अवनीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। इसका यह मतलब था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। ठीक है, बिस्मार्क के कार्यों की, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, ऐसा वाला एक क्वेश्चन है आपके किताब में, देखे हैं कि नहीं देखे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का, अब ये देख लीजिए ना, उल्टा करके लिखा होगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें या बिस्मार्क का योगदान का वर्णन करें। ठीक है, इस तरह का एक सवाल हो। ठीक है, तो बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क यह समझता था कि जर्मनी के एकीकरण का जो एकीकरण है ना, वह सैन्य शक्ति के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और ऑस्ट्रिया जो है वह बहुत शक्तिशाली देश था। अगर जर्मनी का एकीकरण करना था तो इसके लिए ऑस्ट्रिया को हराना पड़ता, पराजित करना पड़ता, ऑस्ट्रिया को वहां से भगाना पड़ता, और इसके लिए सैन्य की बहुत अधिक जरूरत थी। इसलिए बिस्मार्क समझते थे कि यदि जर्मनी का एकीकरण करना है तो सबसे पहले सैन्य शक्ति को मजबूत करना होगा। इसलिए उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में जो संधि हुई थी वह कब हुई थी,
1830 ईस्वी में हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था, ठीक है। मतलब इस संधि में ये कहा गया था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी का जो एकीकरण है वह प्रसा के नेतृत्व में होगा। किसके नेतृत्व में होगा? प्रसा नहीं, प्रसा, प्रसा। देखिए अंतर है, बोलने वक्त ध्यान रखिए, ई प्रसा है और ई प्रसा है, बोलने में अंतर रखिए, ठीक है। उच्चारण बहुत अधिक आवश्यक थी। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। नहीं, यहाँ मिस हुआ, ठीक है। वही हम भी समझ रहे थे कि तो प्रसा का चांसलर है, फिर अपने नेतृत्व में जो है क्यों नहीं करवाना चाहेगा। 1830 की जो संधि थी ना, इसमें यह था कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में नहीं होगा, ठीक है। और इस बात का बिस्मार्क ने क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। क्या कर किया? विरोध करना शुरू कर दिया। और इस विरोध के कारण जो है अब वहां पर प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। मतलब लोगों के मन में जो है ना, यह जो है धीरे धीरे बैठने लगा कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में ही होना चाहिए, क्योंकि प्रसा का चांसलर बिस्मार्क था और बिस्मार्क को लोग वहां के लोग अपना समर्थक समझते थे। इस वजह से वे समझते थे चूंकि बिस्मार्क हमारा समर्थक है और यदि बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो तो अच्छे से हो सकेगा, ठीक है। इसलिए वहां के लोगों के मन में यह भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। देखिए बहुत बड़ी चीज है ये। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा का इस प्रकार से सुदृढ़ीकरण किया। सुदृढ़ीकरण करने का मतलब विकास किया, ठीक है। मतलब वहां पर सैन्य शक्ति को बढ़ाया होगा, ठीक है। वहां पर संसाधन को बढ़ाए होंगे, ठीक है। वहां के सैन्य को बहुत अधिक क्या किया होगा? मजबूत किया होगा, ठीक है। इस वजह से अब जो है ना, प्रसा जो है यह किसी भी मायने में ऑस्ट्रिया से कम नहीं रह गया था, उससे लड़ने को यह तैयार हो चुका था। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। मतलब जो है बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, ठीक है, वह पहले तो ये क्या किया? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के अपने दो राज्य को छुड़ाने के लिए डेनमार्क पर आक्रमण किया, ठीक है ना। ऐसा ही वो भी किया था। कौन? कल किसके बारे में पढ़े थे? मेजनी पढ़े थे एक तो, गैरीबाल्डी। ऐसा ही गैरीबाल्डी भी किया था, ठीक है। और ऐसा ही ये भी किया। न गैरीबाल्डी ने काउंट काबुल किया था। काउंट काबुल भी जो है पहले ऑस्ट्रिया से मिल करके ऑस्ट्रिया को जो है अपना उपयोग कर लिया, ऑस्ट्रिया का अपने लिए उपयोग कर लिया। उसके बाद ऑस्ट्रिया को भी पीछे में पैर दे करके भेज दिया, ठीक है। इस प्रकार से यह बिस्मार्क में भी वही किया है। इसने भी क्या किया? इसके साथ मिल करके डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क पर आक्रमण करके स्लेस्विग और होल्स्टीन यह दोनों राज्य को जो है डेनमार्क से छुड़ा दिया। जीत के बाद जो है, चूंकि यह दोनों मिल करके हो गया था, इसलिए जीत के बाद जो है स्लेस्विग प्रसा के अधीन रहा और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। क्योंकि दोनों मिल करके मैंने छुड़ाया था ना इस राज्य को, तो प्रसा ने क्या किया? स्लेस्विग को रख लिया और ऑस्ट्रिया जो है वह होल्स्टीन को रख लिया, ठीक है। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, इसलिए प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। देखिए फिर अब ऑस्ट्रिया से भी भिड़ गया, ठीक है। ये जो दिया है ना स्लेस्विग की बिस्मार्क अपने पास रखा और
हॉलस्टीन नामक राज्य को जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया, लेकिन बाद में बिस्मार्क अपनी कूटनीति के बल पर जो है ना ये हॉलस्टीन भी ऑस्ट्रिया से छीन लेगा। ठीक है, ऐसा ही गैरी काउंट काबुल भी किया था। वो क्या नाम था, नीस और सेवाय नामक शहर को लेकर के, है ना। क्योंकि बिस्मार्क के नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्यम भावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। यही काम काउंट काबुल भी किया था। ठीक है, यही काम काउंट काबुल भी किया था कि जब हम जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे तो फ्रांस को बोला था कि आप साइड में रहिएगा, आप जो है बीच में नहीं आइएगा। ठीक, यही काम फिर से बिस्मार्क भी इधर कर रहे हैं। बिस्मार्क भी जो है फ्रांस को बोले कि देखिए ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया से जब हमारा युद्ध होगा, ऑस्ट्रिया से जब हमारा युद्ध होगा तो आप तटस्थ रहिएगा, मतलब आप बगल में रहिएगा, आप देखिएगा, आप मदद में नहीं पहुंच जाइएगा। ठीक है, और बिस्मार्क जो है ये जानता था कि आज न कल हमको ऑस्ट्रिया से युद्ध करना है ही, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया को भगाना पड़ेगा। तो ये जानता था कि ऑस्ट्रिया से हमको युद्ध करना है ही। ठीक है, ऑस्ट्रिया से हमको युद्ध करना है ही, लेकिन वह बिस्मार्क जो है ना ये पहले अपना आक्रमण नहीं करना चाहता। ठीक है, यह ऑस्ट्रिया से अपने ऊपर आक्रमण करवाना चाहता। ठीक है, तब उसका जवाब दिया जाए, मतलब पहले हम ने बोल, पहले तू बोल और बाद हम जवाब। ये वाला नीति था उसका, किसका, बिस्मार्क का। ठीक है, ठीक है, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का भी वादा किया था। देखिए यही तो बात का काउंट काबुल भी कहा, काउंट काबुल भी बोला था कि आप जो है फ्रांस ऑस्ट्रिया से जब हम युद्ध करेंगे तो आप साइड में रहिएगा, इसके बदले में हम आपको नीस और सेवाय नामक 2 शहर आपको दे देंगे, है ना, सेवाय नामक शहर दे देंगे। ठीक है, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, इटली का तो दुश्मन था पहले से ही वो। ठीक है, ऑस्ट्रिया, चूंकि इटली पर भी ऑस्ट्रिया का अधिकार था, इटली भी उसी से एकीकरण करना चाहता था, उसी से निकलना चाहता था, इटली भी अपना एकीकरण करना चाहता था। तो बिस्मार्क क्या किया कि देखिए ऑस्ट्रिया से तो लड़ने का जरूरी आपको भी है ही है, क्योंकि देखिए दोनों का संधि एक ही बार हुआ, ऐसा नहीं उसका पहले हुआ इसका बाद में हुआ। हम लोग पढ़े थे उसको पहले, इसको बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भी संधि देख लीजिए 1866 ईस्वी का बात है, उसका भी 71 के आसपास हुआ था और इसका भी संधि 70-71 के आसपास ही हुआ था। दोनों का संधि एक के बार हुआ। तो ये क्या किया बिस्मार्क, क्या किया, देखिए ऑस्ट्रिया का उपाय कर रहा है, ऑस्ट्रिया का ये क्या कर रहा है, उपाय कर रहा है कि ऑस्ट्रिया जब हमारे ऊपर युद्ध कर, माने हम ऑस्ट्रिया के साथ जब हमारा युद्ध होगा तो ये क्या किया, फ्रांस को कहा दिया कि भैया ऑस्ट्रिया से हमारा युद्ध होगा, आप देखिएगा, मदद में नहीं पहुंचिएगा। उसके बाद इटली को जाकर के कहा दिया, इटली का जो वहां का शासक था विक्टर इमैनुअल, यही उसका एकीकरण किया था, क्योंकि सब उससे पहले सब मर गया। ठीक है, गैरीबाल्डी भी मर गया था, मेजनी भी मर गया था, उससे पहले सब मर गया था, यही विक्टर इमैनुअल जो है एकीकरण किया था। ठीक है, विक्टर इमैनुअल को कहा कि देखिए ठीक है, आपको भी ऑस्ट्रिया से के प्रभाव से बाहर निकलना है, हमको भी निकलना है। ठीक है, हमारी उससे युद्ध होने वाली है, आप क्या करिएगा, उस युद्ध में आप क्या करिएगा, सीधे ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण कर दीजिएगा। ठीक है, एक तरफ से आपका सेना आक्रमण करेगा, एक तरफ से हमारा सेना आक्रमण करेगा, तो किसको किसको जाएगा बचाने, जो उसको बचाने के लिए आने वाला था उसको तो हम पहले ही मना कर दिए, वो नहीं आएगा उसको बचाने। ठीक है, अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध होकर के ऑस्ट्रिया 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ, 1866 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये दोनों जो है जर्मनी और इटली मिल करके जो है इधर गुटबाजी कर रहा था और फ्रांस को ऑस्ट्रिया से दूर कर रहा था। इस बात से ऑस्ट्रिया अपने आप को काफी अधिक क्या कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था, और अपमानित महसूस होने के बाद उसने क्या किया, सेडोवा में 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। प्रसा के खिलाफ क्या किया, यही तो चाहता था प्रसा, यही तो चाहता था, हम तुमको चारों बगल से सुई भोंकेंगे और तुम तंग होकर के हम हमारे ऊपर आक्रमण कर दो, उसके बाद हम तुम्हारा हिसाब करें। कौन चाहता था,
बिस्मार्क। प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह से पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से बिल्कुल प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन का एकीकरण 2/3 जर्मन के एकीकरण का लगभग 2/3 कार्य जो है वह पूरा हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक, क्योंकि जर्मनी के कुछ क्षेत्र पर फ्रांस का भी अधिकार, ठीक है ना, जर्मनी के कुछ क्षेत्र पर फ्रांस का भी अधिकार था, इसलिए अब इसको फ्रांस से भी युद्ध करना था, ठीक है। बिस्मार्क फ्रांस से भी क्या करना था? युद्ध करना था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस जो है वह हस्तक्षेप कर रहा था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, ठीक है, ठीक है। इसी समय क्या हुआ? स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और प्रसा इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। उसके बाद 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंतोगत्वा 1871 में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में जर्मनी ने स्थान पाया, ठीक है। इस एक्चुअली था क्या, इसको मौका मिला, स्पेन का जो राजगद्दी था ना, स्पेन के राजगद्दी पर जो है औपचारिक रूप से अधिकार था इसका प्रसा के उत्तराधिकारी का, ठीक है। लेकिन फ्रांस इस बात का विरोध करता था, कहता था नहीं, मेरा उत्तराधिकारी वहां पर राजगद्दी संभालेगा, ठीक है। तो इस बात को जो है ना बिस्मार्क क्या किया, तोड़ मरोड़ के कहने का मतलब हुआ कि लगा बझा के जिसको बोलते हैं अपने गांव में, उसी को बोलते हैं हिंदी में, तोड़ मरोड़ के जो है इस बात को प्रेस में छपवा दिया, ठीक है। प्रेस में छपवाने के बाद, तोड़ मरोड़ के छपवाने के बाद जो है मतलब जर्मनी का जो आम जनता थी, ठीक है, वह जो है फ्रांस का विरोध करने लगी और फ्रांस के विरोध के कारण फ्रांस अपमानित हुआ और उसके बाद उसने क्या किया, 19 जून 1870 को फ्रांस ने जो है वह प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लड़ाई कहाँ हुई? सेडोन में। लड़ाई कहाँ हुई? सेडोन। आपको अगर ये पूछ दे कि सेडोन की लड़ाई कब हुई थी, तो आप कहेंगे 19 जून 1870 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। यह लड़ाई सेडोन में हुई। इसके बाद इस लड़ाई में जो है वह मतलब आपको फ्रांस का जो है वह पूरी तरह से जबरदस्त हार हुआ और हार के बाद फ्रांस ने प्रसा के साथ संधि कर ली, ठीक है। संधि मैंने समझौता कर लिया और वह समझौता हुआ था 10 मई 1871 को। आपके किताब में एक ऑब्जेक्टिव है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ठीक है, आप देख लीजिए होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, आप लिखिएगा 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी, तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गए। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में भी स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसके प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य, इसको तुर्की बोलते हैं, ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित करके सर्बिया को जन्म दिया, ठीक है। सर्बिया में कौन लोग रहते थे? स्लाव जाति के लोग रहते थे, ठीक है। अब आपका है बहुत छोटा, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। अभी हम लोग कुछ दिन पहले कल पढ़े थे इटली में राष्ट्रवाद का उदय, कल पढ़े हम लोग, आज पढ़ रहे हैं जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय और आज ही पढ़ रहे हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ठीक है। ये आपको टोटली यूरोप महादेश की बात है, इसलिए इसको हम यूरोप में साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद कहते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद इसीलिए इसको हम कहते हैं। इस संदर्भ में
यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान ने अपना गौरवमय अतीत रहा है, यूनान का जो है ना अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने भी अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान किसके अधीन था? और जर्मनी किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया का अधीन था। इटली किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ठीक। परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। रूस और यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। और ईसाई जगत जो है ना, पूरा ईसाई धर्म जो है ना, दो तरह के जगत दो भाग में विभाजित था। एक भाग का नाम था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और एक भाग का नाम था कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो रूस के जो लोग थे ना, वह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलतः तुर्की ने शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। तुर्की शासन से स्वयं को अलग करना चाहता था, इसलिए वे आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना की, ओडेसा नामक स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना किसने की? तुर्की ने। ठीक है, कहाँ पे की? ओडेसा में। कहाँ पे की? इसका उद्देश्य था तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र कर देना। नहीं, ये बात नहीं है। हितेरिया फ्लाइक जो है, यह आपको यूनान की संस्था होगी। किसकी संस्था होगी? यूनान की संस्था होगी, और ये तुर्की को अलग करेगा। ये क्या करेगा? तुर्की को शासन से अलग करके यूनान को स्वतंत्र करेगा। क्रांति के नेतृत्व में यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यत थे। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए। ठीक है, मतलब पूरा यूरोप का लोग चाहता था कि यूनान स्वतंत्र हो जाए। पूरा यूरोप का लोग चाहता था कि यूनान स्वतंत्र हो जाए। है कि इंग्लैंड का एक महान कवि था लॉर्ड बायरन। इंग्लैंड का एक महान कवि कौन था? लॉर्ड बायरन। उसकी जो है आपको यूनान में ये शहीद हो गए थे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता था कि इंग्लैंड के कौन से कवि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए। नाम होगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता के पक्षधर। विस्फोटक स्थिति तो तब बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। जब नया जार निकोलस आया, उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा।
1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नावारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की सेना बुरी तरह से पराजित हो गई और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाममात्र प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। यहाँ पे एक बात आ रही है कि जो है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए, लेकिन यूनानी राष्ट्रवादी ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानता था। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। स्वतंत्र यूनान का राजा कौन था? ओटो था, ठीक है, बवेरिया का शासक। इस तरह यूनान पर रूस का भी प्रभाव खत्म हो गया। इसके बाद आया हंगरी, फिर पोलैंड, फिर बोहेमिया। के बाद परिणाम चलिए, हंगरी राष्ट्रवादी भावना के प्रसार के रूप में हंगरी भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज की अपनी विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया और व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा का समाप्त कर दिया गया तथा प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात हंगरी की राजधानी स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान, ठीक है। इसके बाद पोलैंड आता है। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए थे और 1830 ईस्वी की क्रांति का यहाँ भी उदारवादियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः ये इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। मतलब पोलैंड जो है यह आजाद नहीं हो सकता। इसके बाद बोहेमिया है। बोहेमिया ये भी ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, ठीक है। ये इस पर भी ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इसमें भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां स्थायी नहीं रही। स्थायी नहीं रह सकी।
चलिए परिणाम पर चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही शुरू हो गया था, जो मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े और छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभरकर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्य जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जैसे देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी जितने की अन्य थे। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी हुई थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हो गया और पूरा बाल्कन क्षेत्र का अखाड़ा बन गया। पूरा बाल्कन क्षेत्र जो है युद्ध का अखाड़ा बन गया। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरना पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उठी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश में पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने 1789 की क्रांति से काफी अधिक 1789 की क्रांति से काफी प्रभावित थे। 1789 की क्रांति आपको फ्रांसीसी क्रांति कहलाती है, फ्रांस में हुई। ठीक है, फ्रांस में आपके बुक में फ्रांस का 3 क्रांति का जिक्र है। एक 1789 ईस्वी, एक 1830 ईस्वी और एक 1848 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं को उसका सदस्य बनाया। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत शुरू किया। ठीक है, उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि लेते थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है यह स्वयं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति विफलता पर काफी दुख प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव घोषित किया। कालांतर में भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ ही साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए। ठीक है, इस प्रकार से यह चैप्टर आपका काफी महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इटली के एकीकरण को पढ़ा, इसमें हम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण को पढ़ा, इसमें हम लोगों ने यूनान स्वतंत्रता संग्राम को भी देखा, इसमें हम लोगों ने पोलैंड को भी जो है स्वतंत्रता संग्राम ये शुरू किया था लेकिन रूस ने उसको दबा दिया। ठीक है, कुल मिलाकर के फ्रांस की जो क्रांति थी 1789 ईस्वी की, वही राष्ट्रवाद का आप अगर उसको जनक कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 1789 की फ्रांस की जो क्रांति हुई वह पूरे देश पूरे विश्व में जो है राष्ट्रवाद की भावना का लहर जो है पूरे विश्व में दौड़ा दिया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का इसमें काफी अधिक योगदान रहा। नेपोलियन बोनापार्ट ने सर्वप्रथम जब विरोध किया ऑस्ट्रिया के शासक का,
तब लोगों में हिम्मत बंधी और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का जागृत हुआ। ठीक है, तो आप इसको जो है वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। जब भी कभी इस वीडियो को देखिएगा आपका रिवीजन होता रहेगा, और इसके बाद आपका जो तुरंत जो आपका कार्य होगा, ठीक है, वो ये होगा, इसका पहले से आपको किया हुआ है ना, तो क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको जो है किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, मेजनी कौन था, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, मेटरनिक युग क्या है, हम लिखाए भी थे एक जगह, 1748 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण। ठीक है, कुल मिलाकर के ये सारे प्रश्नों को आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तैयार करना मतलब याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसको भी आप बना लीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, बना लीजिएगा।